फर्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसमें दो बातें मौजूद हैं। फर्स्ट क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे हम सुनते ही आसानी से समझ, ठीक है, जिसे सुनते ही हमें सोचने की जरूरत ना पड़े, जिसमें कोई प्रॉपर्टी या खासियत खामी ना बयान की। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाए कि क्लास 6 के सलाम स्टूडेंट का, अलैकुम टीचर। वालेकुम सलाम। अगर हमें कहा जाए कि क्लास 6 के स्टूडेंट का जो है वो सेट बना कर ले, हम क्या करेंगे, क्लास 6 के जितने स्टूडेंट हैं उनको, उनके जो नेम है, हम उनको किस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में उनके नेम को कॉमा के साथ अलग अलग लिखकर प्रेजेंट कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेट। ठीक है, हमें ये समझने के टीचर इसमें ये भी करना है, ये भी करना है। बिल्कुल 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 करना है, लेकिन हम पहले इसको समझ लें, पहले इसको सुन लें, फिर इसके बाद काम। ठीक है, तो देखें क्या क्या मतलब है वेल डिफाइंड का, जिसे सुनते ही हम आसानी से समझ जाए, जिसमें कोई प्रॉपर्टी खासियत या ना की जाए। जैसे अगर कहा जाए कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के सेट बनाकर लिया है, तो हम आराम से जाकर क्या करेंगे, क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम कर्ली ब्रैकेट में लिखकर ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया सेट। इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई खामी खासियत कोई क्वालिटी बयान नहीं की। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्लास 6 के इंटेलिजेंट बच्चों का सेट बनाकर लें, तो क्या ये इंटेलिजेंसी है, क्या ये विजुअलाइज है, क्या हम इसको इजीली समझ सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि जाके क्लास 6 के इंटेलिजेंट बच्चों का सेट बनाकर ले आए, तो इंटेलिजेंस जो है आप सोचने बैठ जाएंगे, जरूर सोचने बैठ जाएंगे कि किस हिसाब से इंटेलिजेंस की बात की। कोई बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट है, कोई साइंस में इंटेलिजेंट है, कोई उर्दू में इंटेलिजेंट है ना? तो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट है या नहीं, तो आप लोग सोचने बैठ जाएंगे कि मिस ने किस तरीके से कौन से बच्चों का कहा है। ठीक है, तो बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट कर ले, पहले सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। आयशा, आयशा बेटा आपकी यहाँ से आवाज आ रही है, आप जरा अपने आप को म्यूट कर लो। आयशा, आयशा नाम, बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो। जी, चलिए ठीक है। चैप्टर नंबर पेज नंबर 2 हमारे पास होगा। ठीक है, जी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं वैसे लेकिन सुबह आपके पास बुक होगी। आई होप बुक है ना सुबह में, बेटा बुक है आपके पास? आयशा, यस मिस। अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे मिस म्यूट कर लिया। लेकिन बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है। कंप्यूटर एंड सॉकेट, लेकिन आज जो हमारी क्लास है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको म्यूट कर बेटा। अच्छा चलो, ओके गुड गुड, ठीक है प्यारे। तो जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने पहले वेल डिफाइंड को समझ लिया, अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब है सेपरेटेड, यानी अलग अलग। ठीक है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम करते हैं, नॉर्मल हम लोग सेट किसे कहते हैं, जो सेम, ठीक है, नॉर्मल हम लोग सेट किसे कहते हैं, जो सेम डिजाइन है, यानी सेम कलेक्शन। ठीक है, एक ही चीज अगर रिपीट हो रही हो तो हम उसको कहते हैं सेट। जैसे ग्लास, ग्लास का सेट हम कब किसको कहते हैं, जो सेम ही डिजाइन रिपीट हो रहे हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेट। लेकिन मैथ में हम जो रिपीट हो रहे हो उनको सेट नहीं कहते। ठीक है, उसमें दो बातें अलग अलग होती हैं, जैसे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड
डिफाइन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई क्वालिटी, खासियत या कोई खामी बयान ना की जाए। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब है सेपरेटेड यानी रिपीट ना हो, ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं। समझ गए कि सेट का मतलब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें दो बातें मौजूद, ऐसे कलेक्शन जिसमें दो बातें हो, फर्स्ट जो वेल डिफाइंड हो, सेकंड जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेट। और जो सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से और कॉमा लगा के उनके ऑब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है। और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रैकेट में देखें यहाँ लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है ए इज द सेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए क्या है, ए है सेट, इस सेट का नाम क्या है, ए है। और जो सेट क्या है, ए बी सी, तो उसको हमने देखे कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में हमने उसे कॉमा के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेट। इसके बाद देखें नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास नल और एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी का मतलब क्या है, एम्प्टी का मतलब है खाली, नल का मतलब भी है खाली, यानी वो सेट जिसमें एक एलिमेंट भी ना हो, यानी द सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल और एम्प्टी सेट, ठीक है। यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट ना हो, एक ही ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको कहते हैं नल सेट। या नल सेट कैन बी रिप्रेजेंट, यहाँ देखिए जीरो क्रॉस किया हुआ है, या तो हम इसको जीरो के ऊपर कैंसिल लगा देते हैं, या तो खाली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट हो तो मतलब भी नल सेट है, अगर जीरो क्रॉस कर दिया जाए, यहाँ सिंबल देखें जीरो क्रॉस लगाया हुआ है, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ जीरो लिखा हुआ हो तो वो नल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो एक एलिमेंट है, जीरो एक नंबर है, होल नंबर है ना जीरो। तो जीरो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो मौजूद हो तो हम उसको नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं कहते, ठीक है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो क्रॉस कर दिया जाए तो इट मीन ये नल सेट है, अगर जीरो को क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब कि जीरो ही नहीं, ठीक है। अगर हम इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब कि ये इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल है। लेकिन अगर इक्वल टू के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया जाए मीन के इक्वल टू इक्वल नहीं है, ठीक है, क्रॉस का मतलब इक्वल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जीरो के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब कि जीरो नहीं है, ठीक है। नल सेट समझ समझ आ गया कि नल सेट का मतलब क्या है, नल सेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम सिंगल सेट की बात करते हैं, एक सेट के हम टाइप्स बताएं, उसके बाद हम टू टू सेट के रिलेशनशिप पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ सिंगल सेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है फाइनाइट सेट, नंबर टू है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी हमारे पास लिमिटेशंस मौजूद हो, हमें एंड पॉइंट पता हो कि एंड नंबर क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। if the number of the element is in a set are countable, ठीक है, काउंटेबल यानी जिसे हम काउंट कर सके, और फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट का मतलब भी यही है, काउंटेबल, then the set is called finite set, यानी एक ऐसा सेट जिसका हमें एंड पता हो, ठीक है, एंडिंग पता हो, लिमिटेशन पता हो कि हमारा वन से लेकर काउंटिंग कहाँ तक जा रहा है, वन से लेकर अगर उन्होंने हमें डॉट डॉट लगाकर एंड तक थाउजेंड भी लगा दिया, थाउजेंड लाख लगा दिया, तो हमें मालूम है कि हमारे एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो ये काउंटेबल है। लेकिन अगर हमें लिमिटेशन ही मालूम ना हो, एंडिंग पॉइंट ही मालूम ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, यानी अनकाउंटेबल कहलाएगा, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सेट होता है इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सेट में देखिए हमारे पास फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर काउंटेबल, यानी एक ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसके हमें एंडिंग पता हो, लिमिटेशन पता हो, वो है फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल में देखें हमारे पास ए इज द सेट ऑफ 1 2
3, ठीक है, यानी हमें सेट कहाँ तक है, हमारे सेट की लिमिटेशन कहाँ तक है, 3 तक। तो हमें पता है हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक है। आप लोग को समझ आ रही है ना बेटा? क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मिस आ रही है। समझ रहे ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनके एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, आज हम उनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कर चुके हैं ना, इनके एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं ना, ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इवन वेल डिफाइंड के एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। वेल डिफाइंड क्या है और नॉट वेल डिफाइंड क्या है, कहाँ फॉर्म सेट होता है, कहाँ सेट फॉर्म होता है, कहाँ नहीं होता, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुक है आप लोग के पास, बुक है आप लोग के पास, सब बच्चों के पास बुक है? यस मिस। अगर बुक है तो आप लोग बुक ओपन करके, अगर बुक है तो आप लोग बुक ओपन कीजिए, एक सेकेंड। अगर आप लोग के पास बुक है तो एक बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 9। हम साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करना हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफा एग्जाम्पल कर लेंगे तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। फाइनाइट सेट सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 9? यस मिस। पेज नंबर 9 में देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जिसे हम एक ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सके, ठीक है, जिसे जिसकी लिमिटेशन मालूम हो, जिसके एंडिंग पॉइंट मालूम हो। अगर हमें एंडिंग पॉइंट मालूम होगा तभी तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, देखें सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। अब कौन बताएगा हमें कि क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? सेट है। टीचर क्यों फाइनाइट फाइनाइट? सेट फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि ये काउंटेबल है। सेट है बिल्कुल, ये। हम पाकिस्तान के सिटीज को काउंट कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर मिस क्या ये फाइनाइट है। फाइनाइट सेट। है? टीचर आप अगर सही है तो क्या लगाना है इसमें? अगर सही है तो लगा, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो तो मैं अब कुछ यहाँ लिखूं देखिए, ना? अभी तो आपको सिर्फ बुक में ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पेज नंबर 9 आपने ओपन करना है, पेज नंबर 9 देखे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1D का है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9। कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ठीक है। आबिया बेटा अपने आप यस को म्यूट मिस। कीजिए, चले, ठीक है। अब अब ये कौन बताएगा सेट ऑफ होल नंबर? होल नंबर का जो सेट है क्या वो फाइनाइट इस है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मिस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। क्योंकि इसके हमें लिमिटेशन नहीं पता। होल नंबर तो इनफाइनाइट है टीचर ना, वो इसमें हमें लिमिटेशन। ना टीचर इसमें हमें अगर नंबर हमें नहीं दिए गए। अगर हमें जी बताया गया था कि वहां से यहाँ तक तो फिर हम लोग काउंटेबल। जी बिल्कुल सही, गुड। अगर वो हमें लिमिटेशन बता देते हैं, एंडिंग पॉइंट बता देते हैं कि आपको यहाँ तक काउंट करना है, यानी लिमिटेशन बता देते, एंडिंग पॉइंट बता देते, तो वो क्या कहलाता है, फाइनाइट। नंबर फाइनाइट भी होता है, लेकिन अगर वो हमें एंडिंग पॉइंट बता दे तब। लेकिन उन्होंने हमें एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ ये कह दिया सेट ऑफ फुल नंबर, यानी काउंट ही नहीं किया, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। समझ गए कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या है? अच्छा, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स है क्या वो फाइनाइट है? यस मिस फाइनाइट है। यस फाइनाइट। फाइनाइट सेट कितने हैं, कितने ऑब्जेक्ट है वॉवेल्स, 5 कौन कौन से? A E I O U। 5 ऑब्जेक्ट ऑफ A E I O। गुड। समझ गए ना कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है? यस मिस। चले यस मिस। गुड।
एम्प्टी सेट का, ये जो नल सेट और एम्प्टी सेट है इसके हम 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9 में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका एग्जांपल नंबर 1 है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान कोई एक ऐसा होल नंबर है? नो मिस। between 9 and 10 क्या कोई होल नंबर मौजूद है? नो। तो अब इन तीनों में से नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में से कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि 9 और 10 के बिटवीन कोई होल नंबर है ही नहीं। 9 के बाद फौरन क्या आ जाता है? 10। अगर वो हमें ये कहते कि 8 और 10 के बिटवीन कोई होल नंबर है तो हम कह सकते थे कि हमारे पास कौन सा नंबर मौजूद है? 9 मौजूद। लेकिन अगर वो हम अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? बिटवीन 9 एंड 10 क्या कोई होल नंबर मौजूद है 9 और 10 के दरमियान? कोई होल नंबर नहीं है। तो क्या है ये? एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ गए? अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखे, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बिटवीन कोई यस मिस। इंटीजर्स है? यस मिस। यस मिस है। तो क्या ये बिल्कुल मौजूद है हमारे पास? नॉट एम्प्टी सेट है। नॉट एम्प्टी सेट। समझ गए? नॉट फाइनाइट एम्प्टी सेट और सेट। इनफाइनाइट सेट। चले इन तीनों के हम इन तीनों को टीचर आराम से जो समझ गए। मिस जो आपने सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10 बताए, ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल, 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर है? नो। 9 के फौरन बाद क्या आता है? 10। 9 तो क्या 10। इन दोनों के बीच में कोई है, कोई नंबर होल नंबर है? नो मिस। और नहीं। 4 एंड 6 तो के दरमियान है कोई नंबर, तो ये कौन सा सेट हुआ? 4 और 6 के दरमियान अगर कोई नंबर है तो वो कौन सा नंबर है? 5। तो क्या ये एम्प्टी सेट हुआ ये? नो। नहीं, एम्प्टी नॉट सेट नहीं एम्प्टी। है। नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके। समझ गए? यस। चलें, ये दोनों एग्जाम्पल हम समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन और इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट। आप लोग के वर्कशीट में लिखा हुआ है ना यूनिट सेट, तो ये यूनिट सेट का ही सेकंड नेम है सिंगलटन। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल का टीचर मतलब आपकी आवाज वन। बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड, अब बताएं सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल का मतलब एक। ओनली वन। और यूनिट का मतलब? मतलब बहुत सारे। यूनिट का बहुत मतलब सारे। भी वन ही है। ठीक है, यूनिट का मतलब भी वन ही है। अब यहाँ देखिए जो आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है यूनिट सेट, यूनिट सेट की डेफिनेशन ही बता रही हूँ। सिंगलटन सेट यूनिट सेट का सेकंड नेम। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है? द सेट विच कंटेन ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो हम यूनिट सेट ही कहते हैं, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, कितने ऑब्जेक्ट हो? जस्ट वन सेट। ठीक है, जस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट कहते हैं। लेट्स एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या लिखा है? ए इज द सेट ऑफ एक्स। अब कर्ली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट्स है? ए के सेट में जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? वन एलिमेंट। वन एलिमेंट। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है डी इज द सेट ऑफ 3। अब डी के सेट में कितने एलिमेंट्स है? वन। वन। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हो? जस्ट वन एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट। ठीक है, अब चाहे वो कोई ओके। नंबर हो, ठीक है, कोई नेम हो, कुछ भी हो, अगर वन एलिमेंट है, वन ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा सेट है? यूनिट सेट। यूनिट यूनिट सेट सेट। है। समझ गए? यस मिस। यस चलें, मिस। अब ये हो गया सिंगल सेट, यूनिट सेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, अभी जो हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे ये हमारे पास सिंगल सेट के हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एक सेट है वो उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट और सिंगलटन सेट। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो सेट के दरमियान रिलेशनशिप जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर हमने वो भी दिया हुआ है, हेडिंग देखें, देयर आर डिफरेंट रिलेशन अमंग टू सेट। ठीक है,
दो सेट के दरमियान जो रिलेशन है हम उसको पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब पहले हम पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब बराबर क्या है? हम जी, इक्वल का मतलब है बराबर, सेम। अब बराबर। यहाँ देखें, बिल्कुल। अब डेफिनेशन देखें क्या है हमारे पास। इफ टू इक्विवेलेंट सेट हैव सेम एलिमेंट, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो सेट मौजूद है और उन दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, इक्वल है, तो अरेंजमेंट भले आगे पीछे हो सकते हैं, अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो हम उसको क्या कहेंगे? इक्वल। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है? सेम। तो अगर एक टीचर, एक एक सेट इक्वलेंट में सेट, इक्वलेंट सेट हम इक्वलेंट बता रहे सेट में हैं, हमने इक्वलेंट सेट हम पढ़ चुके हैं ना। इक्वलेंट सेट का मतलब क्या है? हमारे पास दो सेट है, ठीक है, दोनों सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स ही हो। जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट सेम हो। अगर यहाँ देखिए एग्जांपल, डेफिनेशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्या मतलब है कि अगर दोनों सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम, अगर एक सेट में, एग्जांपल में देखें हमारे पास, एग्जांपल में अगर हमारे पास ए के सेट में है 1 2 3, ठीक है, ए के सेट में हमारे पास क्या है? 1 2 3, और बी के सेट में है एक्स वाई जेड। तो क्या मतलब है? ए के सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। और बी के सेट में कितने एलिमेंट्स है? कितने सेट होगा? एक्स वाई जेड। कितने एलिमेंट्स हो गए? एक्स वाई जेड कितने एलिमेंट्स हो गए? थ्री थ्री ए के सेट में कितने एलिमेंट्स हुए? 1 थ्री 2 3 हो गए। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। ए के सेट में भी कितने एलिमेंट्स है? 3। और बी के सेट में भी कितने एलिमेंट्स है? 3। भले दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ए इसमें के एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ना। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम, यानी अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स ही हो, भले वो एक दूसरे से मैच ना करते हो, सेम ना हो, लेकिन दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। तो इक्वल सेट इक्वल। में देखिए, सेट में अगर एक एलिमेंट में, एक सेट में है 1 2 3, तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 का होना लाजमी है, तभी वो इक्वल कहलाएगा। अगर 1 2 3 नहीं है तो इक्वल नहीं कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट भी अलग हो, यानी बिलोंग ना करता हो दूसरे सेट से, तो इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक सेट में है 1, ए सेट में है 1 2 3, और दूसरे सेट में है 1 2 3 4, एक सेट बिलोंग नहीं करता ना, फोर्थ दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, हम उसको इक्वल सेट नहीं कह सकते। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इक्वल सेट में, इक्वल सेट में हमने क्या लिखा हुआ है? ए के सेट में क्या है? ए इज द सेट ऑफ 2 3 4, और बी इज द सेट ऑफ 2 4 3। अब देखें इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो गई, 2 3 4 और 2 4 3, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स है सेम है, इक्वल है। यस तो मिस। इक्वल, हम इक्वल सेट को इक्वलेंट सेट भी कह सकते हैं। इक्वलेंट सेट में देखिए नोट में रेड से लिखा हुआ है, द इक्वलेंट सेट्स आर मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। क्या मतलब है कि इक्वलेंट सेट जो है वो इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्स अगर ए के सेट में है तो 3 एलिमेंट्स बी के सेट में भी है, ठीक है, तो हम उसको इक्वलेंट कह सकते हैं। अगर 1 2 3 एक में है, ए के सेट में है और दूसरे सेट में 1 2 3 है, तो हम इसको इक्वलेंट भी कहेंगे और इक्वल भी कहेंगे। लेकिन अगर एक सेट में 1 2 3 है और दूसरे सेट में एक्स वाई जेड है, तो अब हम उनको किस चीज में कंपेयर कर रहे हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या कहलाएगा? वो जस्ट इक्वलेंट सेट कहलाएगा। समझ गए? इक्वलेंट और यस इक्वल में मिस। फर्क क्या है? ठीक है, पेज इक्वलेंट नंबर, में ना एलिमेंट्स के ना वो नंबर सेम होने नंबर, चाहिए। नंबर्स ऑफ जैसे एलिमेंट उसके सेम होने ए चाहिए। के पास 1 नंबर है तो बी के पास भी 1 नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इक्वल का और मतलब क्या इक्वलेंट है? सेट में ना उसके नंबर जैसे 2 3 4 है, ये सेम होने चाहिए, चाहे आगे बिल्कुल सही। पीछे भी हो। इसको इस तरीके से याद रखें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी करली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो हमें बताना।
ठीक है, इक्वलेंस का मतलब, और इक्वल का मतलब क्या है, सेम, बराबर। तो अगर ए के सेट में जितने एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स अगर बी के सेट में है तो वो कहलाएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट। समझ गए? अब इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 9 में देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर अब यहाँ देखिए ओपन कर लिया सबने पेज नंबर 9? यस यस। बाकी बच्चे मुझे कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आबिया क्लास में मौजूद है। हफ्ता बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रमल बेटा समझ नहीं आ रहा आपको? रिस्पांस Miss Amna, 15 minutes are remaining. टीचर आवाज समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, सारे बच्चे अपने खुद को म्यूट कर लें पहले। चले ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें हमारे पास दो सेट है। ए इज द सेट ऑफ 2 3 4 एंड बी इज द सेट ऑफ 3 4 5। अब हमें इक्वल बताना है। नॉट इक्वल सेट है टीचर। इक्वलेंट सेट। हम इसको इक्वलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कह सकते इसको? नॉट इक्वल सेट नहीं कह सकते। देखें इक्वल सेट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ए के सेट में क्या बिलोंग करता है, 2 3 4, और बी के सेट में क्या बिलोंग करता है, 3 4 5। सेम 3 4 5 सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉट इक्वल सेट। नॉट इक्वल सेट। इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? इक्विवेलेंट। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? इक्विवेलेंट सेट है? टीचर 3 वाला। यस 3 वाला। नहीं, नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? यस मिस इक्विवेलेंट सेट। क्यों इक्विवेलेंट सेट क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर नंबर और सेम है। सेम नंबर्स है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम है यार। नंबर ए के सेट में एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है और बी के सेट में भी कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। 3। समझ गए? यस मिस। अच्छा, अब सबसे लास्ट देखें एग्जांपल नंबर 11। ये बताएं A is the set of S M Q and B is the set of M Q S। ये कौन सा इक्वल सेट। इक्वल सेट। इक्वल सेट। इक्वल सेट क्यों है? क्योंकि इसके ना जो एलिमेंट्स है वो सेम है, एस एम क्यू और एम क्यू एस। नंबर्स में अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन एलिमेंट जो है वो सेम है। सेम है। इक्विवेलेंट सेट है? बिल्कुल सही। यानी इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट भी हम समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ देखिए सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है, यहाँ देखें, इफ A and B are two set। इसको जरा ध्यान से समझेगा, क्योंकि इस सेट से दो डेफिनेशन हम दो नहीं 3 डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। जैसे इफ A and B are two set, ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट है A and B, where all the elements of set A belongs to set B, यानी A के तमाम सेट जो है वो किससे बिलोंग करते हो? B के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? देन वी से दैट A is a subset of B, यानी A सबसेट किसका है? B का है। अब इसके सिंबल में देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ देखें A is the subset of B। अब सबसेट के सिंबल के नीचे देखें एक डैश लगाया हुआ है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट और इक्वल टू, यानी A के तमाम एलिमेंट B के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर A के सेट में है 1 2 3 और B के सेट में है 1 2 3 4, ठीक है, तो A के तमाम सेट B के सेट में मौजूद है ना, A के तमाम एलिमेंट्स B के सेट में मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, यानी एक सेट का दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स का मौजूद होना क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। समझ गए? यस। यानी अब नेक्स्ट देखें प्रॉपर सबसेट।
ठीक है। अब सबसेट के काइंड्स हैं, यहाँ देखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? इफ ए एंड बी आर टू सेट, के हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। अब ये ए और बी जो है ये ठीक है, जरूरी नहीं है कि तमाम सेट के नेम जो है वो ए और बी ही हो। हम पढ़ चुके हैं ना, कोई भी नाम हो सकता है, ए टू जेड कुछ भी नाम हो सकता है। अब ये हम एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, के हमारे पास दो सेट हैं जिनके नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। अब where A is a subset of B but B is not subset of A, ठीक है। वही बात हो गई कि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, लेकिन B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं है। एटलीस्ट वन एलिमेंट तो B के सेट में ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि A के सेट में है 1 2 3 और B के सेट में है 1 2 3 4, तो अब यहाँ देखें A के सेट में 1 2 3 है, B के सेट में भी 1 2 3 है, ठीक है। A के तमाम एलिमेंट B से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन B का वन एलिमेंट यानी फोर एलिमेंट जो है वो A से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि A के सेट में तो 4 है ही नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B सेट, ठीक है। समझ गए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट बी के साथ दूसरे सेट का एटलीस्ट वन एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं करता। समझ गए? क्लियर? अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखें प्रॉपर सबसेट और सबसेट के सिंबल में देखें फर्क है। प्रॉपर सबसेट में हम लोगों ने इक्वल का साइन नहीं लगाया। यस सर। मिस मैं छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं बच्चों के लिए। बेटा आपकी जब ये क्लास खत्म होगी तो आपने ये मीटिंग लीव नहीं करनी, आपने इसी मीटिंग में रहना है, ठीक है। और इसी क्लास में इसी मीटिंग में आपकी दूसरी टीचर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, सो डोंट लीव दिस मीटिंग, ठीक है। इससे डिस्कनेक्ट नहीं होना आपने। ओके ओके ओके। अब यहाँ देखें सबसेट और प्रॉपर सबसेट के सिंबल में देखें, यहाँ देखिए प्रॉपर सबसेट में लिखा हुआ है इट कैन बी रिटन एज ए इज द सबसेट और इक्वल, ठीक है। सबसेट के सिंबल में हम लोगों ने सबसेट के नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए का सेट जो है वो इक्वल हो सकता है बी के सेट से, लेकिन प्रॉपर सबसेट के सिंबल में देखिए हम लोगों ने नीचे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि ए का सेट जो है वो बी के सेट के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट का वो ए के सेट से बिलोंग नहीं करता। ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों इक्वल है। क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं और बी के तमाम एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशंस में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है ए और बी, वेयर ए इज द, अब यहाँ देखिए प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट बी के सेट में मौजूद है, एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ए के तमाम एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद। इसका मतलब क्या है? अगर ए के तमाम एलिमेंट बी के सेट में मौजूद है और बी के तमाम एलिमेंट ए के सेट में मौजूद है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल है कि वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। अब आप ये चेक करें, यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट के सिंबल दोनों चेक करें, क्या दोनों सेम है? सबसेट के सिंबल में और इम्प्रॉपर सबसेट के सिंबल में चेक करें, दोनों के सिंबल सेम है। आवाज आ रही है मेरी बेटा आप लोग को? तो आप बताएं। यस मिस। पता तो चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ आ रही है बात? टीचर बहुत स्लो आ रही है। इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट जो है दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखिए दोनों के सिंबल आप चेक करें, ए सबसेट के सिंबल में क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम सेट बी से बिलोंग करते हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट में फर्क क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट में फर्क ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं और बी के तमाम एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। इट मीन दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि यानी एक
दोनों सेट का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब यहाँ डेफिनेशन देखें, मिस आमना, इफ देयर इज, यस सर, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ दोबारा। मैं कह रहा था मिस ये 1-2 मिनट में रैप अप कर दीजिएगा ताकि बच्चे पानी वानी पीकर आ जाए, थोड़ा सा ये स्ट्रेच आउट कर लें, ठीक है? लेकिन बेटा मीटिंग बस नहीं ये छोड़नी, लास्ट, मीटिंग यही रहेगी, ठीक है? कोई दूसरा लिंक नहीं आएगा, इसी में रहना है आपने, इससे डिस्कनेक्ट मत होइएगा। कैसे? चलें डिसजॉइंट सेट देखें। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि हमारे पास दो सेट मौजूद है, लेकिन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है कोई भी एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता। इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ठीक है? अब एग्जांपल देखें हम लोग, एग्जांपल हमारे पास A is the set of 1, 2, 3 and B is the set of X, Y. A के सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 3। ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन एलिमेंट दोनों के इक्वल नहीं है, कोई भी एक दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा, ना A का कोई एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा है, ना B का कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो ये कहलाएगा डिसजॉइंट। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा हो जो दोनों सेट में कॉमन हो। ज्यादा की लिमिटेशंस नहीं है, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब हो सकता है एक में 3 कॉमन है, दूसरे में नहीं है, ठीक है? अब एटलीस्ट वन एलिमेंट दोनों में कॉमन, जैसे ओवरलैपिंग इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं जिसमें विथ सम कॉमन एलिमेंट, ठीक है, दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट। ये हमजा बेटा ये क्या कर रहे हैं आप? खेलने के लिए बैठे हैं क्लास में? अब ए के सेट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड बी के सेट में है 2, 4, 6, 8। अब ए देखें हम लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है, ए के सेट में है 2, 4 और बी के सेट में हमारे पास 2, 4, दोनों सेम है, तो क्या कहलाएगा? दोनों सेट में हमारे पास दो एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब क्या है? ये कहलाएगा ओवरलैपिंग, ठीक है? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बेस बच्चे स्क्रीन पे है ना वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। चले बेटा अभी इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? टीचर जी काम कॉपी में है? बिल्कुल करना है आप लोगों को, ये डेफिनेशन कॉपी में करने हैं और ये सब बुक में मौजूद है। पेज नंबर 8 में आप लोग चेक कर लीजिएगा, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9, ठीक है? हम एक्सरसाइज इनके सॉल्व कर चुके हैं, अब इनके जो डेफिनेशन है इन लोग ये आपको खुद लिखना है, ठीक है? टीचर यूनिट सेट से करना है, यूनिट सेट से बिल्कुल करना है। यूनिट सेट, जी जी यूनिट सेट और नल सेट भी शामिल है जी, यूनिवर्सल सेट भी उसमें शामिल है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सारी है हमारे को कॉपीज में, ठीक है? इसलिए आप काम कर लीजिएगा और कॉपी में काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा, ठीक है? कॉपी में सारी उतारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चले अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू टीचर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जी सर। अच्छा बच्चों, जी मैं आज स्टार्ट कर दूं। जी ठीक है। लेसन नंबर 1 है हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और इसमें हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, वो ये था कि हमने तमाम मैनुअल डिवाइसेस या डार्क एज में यूज होने वाली डिवाइसेस के बारे में जाना था, जैसे एबाकस था, नेपियर रॉड था, स्लाइड रूल था, पास्कल मैथमेटिकल मशीन थी, और इसी तरीके से बेबिज एनालिटिकल इंजन तक के हमने क्लास में समझ लिया था। ठीक है बेटा, अब हम जो आ रहे हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक में पेज नंबर 8 पे देखिए, यहाँ है पंच कार्ड एंड हॉलर टैबलेटिंग मशीन। ठीक है, आज हम इस मशीन के बारे में जानेंगे। जब हम डाटा एंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डाटा एंट्री हुई थी वो पंच कार्ड के जरिए हुई थी। ठीक है, अब 1980 में डॉक्टर हरमन हॉलरत ने
एक मैकेनिकल सोल्यूशन जो है उसका निकाला था, क्योंकि उस वक्त जो है तकरीबन 1990 में जो है एक यूएस में मर्दमशुमारी की जा रही थी, जिसे सेंसस कहते हैं। ठीक है, मर्दमशुमारी में ये होता है कि मुल्क की आबादी कितनी है। अब इतने सारे लोगों का डाटा जमा करना कि कितने जेंट्स, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी एजुकेटेड है, क्या है, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, किस इलाके की कितनी आबादी है, तो ये सब कुछ मर्दमशुमारी के जरिए मालूम होता है। तो यहाँ पर बेटा पंच कार्ड का जो यूज सबसे पहले हुआ वो मर्दमशुमारी के लिए, फिर बाद में टैक्स कलेक्ट करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, अच्छा अब हम इस मशीन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये मशीन का आइडिया जो है हरमन हॉलरेथ को कहाँ से आया था। तो उन्होंने टिकट ट्रेन्स में जो टिकट यूज होते थे उनसे ये आइडिया उन्होंने लिया था कि टिकट्स में जो कि सब जो भी ट्रैवलर्स होते हैं वो किस तरीके से कहाँ जाते हैं, कौन ट्रैवलर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पंच कार्ड के जरिए होती थी। ठीक है, तो यही चीज कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पंच कार्ड में डाटा एंट्री करी। ठीक है, अब जो डाटा एंटर होता था वो एक मशीन के जरिए होता था, और फिर जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये इस मशीन के जरिए जो है डाटा एंटर होता था। ठीक है, पंच कार्ड में पंच किया जाता था और फिर मशीन जो है उस पंच कार्ड को रीड करती थी। ठीक है, यानी टैबलेटिंग मशीन उसको रीड करके उसका डाटा जो है स्टोर करती थी। सही बच्चों, उसका डाटा जो है वो डिस्प्ले करती थी। अब इस मशीन से फायदा क्या हुआ कि जब 1980 की मर्दमशुमारी की गई थी तो उस वक्त सिर्फ 50 मिलियन सिटीजन्स का जो डाटा था वो 7 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। लेकिन हॉलरेथ की टैबलेटिंग मशीन की वजह से ये डाटा यानी 1890 की जब मर्दमशुमारी हुई और 63 मिलियंस पीपल्स जो थे उनका डाटा कलेक्ट करने का वक्त आया तो ये सारा काम सिर्फ 3 इयर्स में हो गया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 1980 में 7 साल में डाटा कंप्लीट हुआ 50 मिलियन सिटीजन्स का, जबकि 1890 में जो है वो 63 मिलियंस पीपल्स का डाटा कंप्लीट हुआ 3 इयर्स में। ठीक है बच्चों, आपको सब क्लियर है, समझ आ रहा है? यस मिस। देखिए बेटा, अगर बुक खुली हुई है आपकी, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ उसको अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो बातें थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह बताने के लिए मैंने आपके जहन के भाई ये कहाँ से क्या चीज किस तरीके से वर्किंग करती है वो बताया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आते हैं बात कि हॉलरेथ ने जो अपनी कंपनी, एक कंपनी जो है वो कायम की थी जिसका नाम था द कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, और ये बाद में जो है किस में जम हो गई थी, ये खरीद ली गई थी IBM वालों ने। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया बाद में, ये IBM के नाम से जो है जानी जाने लगी, जो कि अभी भी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स IBM के यूज होते हैं इस कंपनी के। ठीक है बेटा, अच्छा इस थोड़े से टॉपिक का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें मुझे आपसे कुछ कुछ सवालात पूछने हैं, क्या आप लोग मुझे जवाब देंगे? यस मिस। कोशिश। शाबाश। अच्छा, सबसे पहली चीज, डॉक्टर हरमन हॉलरेथ ने क्या चीजें इजाद की थी डाटा एंटर करने के लिए और उस डाटा को डिजिटली रीड करने के लिए? क्या चीजें इजाद की थी? पंच कार्ड। और पंच कार्ड को रीड करने के लिए और रीड टैबुलेटिंग मशीन। वेरी नाइस, शाबाश बेटा। हाँ, टैबलेटिंग मशीन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए बेटा कि ये मशीन कहाँ यूज की गई पहली दफा, जैसे किस पर्पस के लिए यूज की गई? सोचे डेटा स्टोर करने के लिए। मर्दमशुमारी के लिए डाटा तो स्टोर कर रहे हैं ना, लेकिन किस पर्पस का डाटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग? वो था हम लोग मर्दमशुमारी यानी सेंसस के लिए, जो अमेरिका में। अच्छा, आप मुझे फैक्ट बताइए कि इस मशीन को कैसे कामयाब हम समझते हैं। जैसे 1880 की जो मर्दमशुमारी थी उसमें कितने मिलियन, शाबाश, 50 मिलियन लोग थे, और कितने साल में डाटा कंप्लीट हुआ था इनका?
7 years। शाबाश बच्चों। अच्छा ये बताइए बेटा कि अब जब टैबलेटिंग मशीन का यूज किया गया तो उस वक्त कितना यानी 1890 की जो मर्दमशुमारी या सेंसस की गई थी तो उसमें कितने मिलियंस लोग थे, सिटीजन्स थे? 93 million, 93 million. नहीं नहीं नहीं, 63 सोचो। million. 63। वेरी गुड बेटा। 63 million people in 3 years. या शाबाश, ठीक है, जहन में रहेगा ना? Yes, miss. अच्छा ये बताइए डॉक्टर, हमने जो कंपनी बनाई थी उसका पहले नाम क्या था? Computing recording company. शाबाश। अच्छा अब ये बताइए कि ये कंपनी बाद में किस नाम से मशहूर हुई? International business machine. शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। अच्छा अब हम ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम आता है वो है मार्क 1, ठीक है। अच्छा 1930 तक ये क्या होता था बेटा कि सारे कंप्यूटर जो इजाद किए गए बनाए गए वो मैकेनिकली तौर पर वर्किंग करते थे, ठीक है। फिर 1937 से लेकर 1944 के दरमियान जो है हार्वर्ड एकिन जो है प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने क्या करा था कि IBM कंपनी की सपोर्ट से जो है उन्होंने ये पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया और जिसका नाम था IBM। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मार्क 1 किस टाइप का कंप्यूटर था तो आप क्या कहेंगे? किस टाइप का फर्स्ट कंप्यूटर था बताइए? Electromechanical. लेकिन उससे पहले एक और वर्ड भी है। शाबाश, मैकेनिकल कंप्यूटर, शाबाश। अच्छा ये बताइए बेटा इसे किसने इजाद किया था? प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन। हार्वर्ड एकिन ने। अच्छा किसके सपोर्ट से, किस कंपनी ने सपोर्ट किया था उन्हें? IBM. वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अच्छा अब आगे इतना क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेशक आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं देख के भी बता रहे हैं लेकिन जहन में तो होगा ना कि हाँ ये चीज है, ये पॉइंट है, सही है ना बच्चों? अच्छा अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये यहाँ कहते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मल्टीप्लाई करते हैं 10 डिजिट्स को, ठीक है। किसने 5 सेकंड्स में ये मल्टीप्लाई करता था 10 डिजिट नंबर्स को, सही है। और सेकेंडली क्या होता था कि ये फर्स्ट मैकेनिकल ये फंक्शनल प्री प्रोग्राम मशीन थी, यानी कि इसको पहले से प्रोग्राम किया गया था फंक्शंस के लिए कि अगर सम करना है, प्लस करना है तो भाई इस तरह वर्क करें, माइनस करना है तो इस तरह से, मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से, यानी ये इस तरह से फंक्शंस पहले से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई थी कि अगर इसमें ये डाटा पुट होगा तो ये इस तरह वर्क होगा। क्लियर है? बात समझ आई? यानी ये ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन को रीड करने की सलाहियत रखती थी, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कितने डिजिट नंबर्स को जो है 10 digit number को मल्टीप्लाई करता था, कितना टाइम चाहिए होता था इसको? 5 seconds. multiply 2 5 seconds. 5 सेकेंड्स, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब एक और चीज बेटा ये कि ये कंप्यूटर जो था ये ऑटोमेटिकली क्या था, प्रोग्राम था या नहीं था? प्री प्रोग्राम, हाँ प्री प्रोग्राम था, यानी प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई थी जिसके बेस पे जो है वर्किंग होती थी। अच्छा अब हम आते हैं सेकंड पे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा अब ये बताइए, ये जो चीज है बेटा ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। ये कैसा था जनरल पर्पस बेटा? एक देखो स्पेशल पर्पस होता है, एक जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो आम यूज के लिए होते हैं,
ठीक है, यानी कि पब्लिकली यूज किए जा सकते हैं, जबकि जो स्पेशल पर्पस होते हैं वो खास ही जगहों पे यूज किए जा सकते हैं। तो ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर किस लिए यूज किया जाता था? ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। और इसमें आपको याद है हमने क्लास 5 में वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था। यस मिस। तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। अब मसला क्या था बेटा, यहाँ हम नीचे आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है, ये कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखिए वैक्यूम ट्यूब का क्या होता है कि इसमें क्या क्या नुकसान होता है बताइए। कि टीचर इसकी है ना ज्यादा वो मतलब पावर भी ज्यादा चाहिए होती है। ब्रेक हो जाती जी है, पावर भी ज्यादा हाँ। चाहिए होती है। सही, जैसे ये कहा गया है ना कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, तो इसमें क्या था बेटा, हाँ इसमें जो है तकरीबन पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब was developed by J.P. Hackett and John Mackley, ठीक है। इन्होंने 1946 में ये कंप्यूटर जो है इजाद किया था, ठीक है, या बनाया था। अच्छा, अब इस कंप्यूटर के अंदर कितने ये परफॉर्म कितना कर सकता था? ये 500 एडिशन पर सेकंड में करता था, ठीक है। 5000 एडिशन पर सेकंड करता था। और लेकिन इसका नुकसान क्या था कि पूरा रूम इसके लिए, पूरे रूम में ये फिट होता था, क्योंकि आपको पता है कि एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगेगी, काफी सारी वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और डाटा को पूरे कंप्यूटर में सर्कुलेट करता है ना। तो यहाँ पर बेटा ये क्या था कि ये पूरे इसके लिए एक पूरा कंप्यूटर चाहिए, एक पूरा रूम चाहिए होता था इस कंप्यूटर के लिए। सेकेंड चीज ये क्या करता था, 150 वॉट जो है, किलो वॉट जो है, वो पावर इसको जरूरत होती थी, पावर की जरूरत होती थी। और किस चीज की, वाटर कूलर्स जो है इसको ठंडा रखने के लिए वाटर कूलर्स चाहिए होते थे, क्योंकि जिस जगह पे ये रखे जाते थे कंप्यूटर वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती थी, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी। सही है, बात समझ आई बच्चों? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले किस कंप्यूटर में यूज किया गया, तो उस कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म बताइए। ENIAC। वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कंप्यूटर जो है वो कब इजाद हुए? 1946। हाँ, यानी पाकिस्तान कायम होने से 1 साल पहले की बात है। ठीक है, याद रहेगा? यस। ठीक है, ये तो आसान सी डेट है ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि ENIAC कंप्यूटर्स जो हैं वो कब इजाद हुए थे, तो आप कह देंगे 1946, क्योंकि बस पाकिस्तान से 1 साल ही बड़े। ठीक है। और सेकंड चीज यहाँ पर आते हैं कि अच्छा, ये कितने नंबर्स को पर सेकंड एडिशन करते थे? 5000 एडिशन। 5000 एडिशन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि इसका जो डिसएडवांटेज है, 3 डिसएडवांटेज बताएं, तो बताइए, आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले इसको कितना एरिया चाहिए होता था? इसको पूरा रूम चाहिए होता था, बड़ा वाला फिट रूम चाहिए होता था, इसको छोटा वाला और 150 गोल रूम चाहिए होता था, पावर नहीं होता था, और इसको ठंडा रखने के लिए वाटर कूलर्स भी चाहिए। अब ये बेटा फिट रूम नहीं चाहिए था, ये पूरे रूम में फिट हो जाते थे। सही है। अच्छा, और एक और चीज बेटा, और कितने किलोवाट जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर? 150 किलोवाट ये कंज्यूम करता था। अच्छा, ये बताइए बेटा कि इसको ठंडा रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती थी? वाटर कूलर्स की। वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ना हम आगे आते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या, यहीं पे स्टॉप करने के बाद इन्होंने क्या कहा, जो हमारी जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, हम लोगों ने पढ़ा था पहले वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या चीज हुई थी, ट्रांजिस्टर हुआ था। तो अब इन्होंने यही बताया है कि आगे जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि 1950 में ट्रांजिस्टर इजाद हुए। अब ट्रांजिस्टर क्या थे?
साइज ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, वो जल्दी काम करते थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में। तो इसी तरीके से 1970 में फिर क्या हुआ कि आईसी इजाद हुई, ठीक है, यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। और उसके बाद क्या चीज इजाद हुई थी? आईसी के बाद कौन सी चीज इजाद हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर्स। वेरी नाइस बेटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा पूछूं, जरा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ा था क्लास 5 में, अब 6 में भी वही चीज आ रही है, तो थोड़ा बहुत जहन में होगा ना। चलें, अब मैं पूछती हूँ, देखें 1950 में क्या चीज इजाद हुई? 1950 में ट्रांजिस्टर। वेरी नाइस। और 1970 में? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। शाबाश। अच्छा, और फिर अगर मजीद डेवलपमेंट कहें तो फिर इसके बाद कौन सी चीज इजाद हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अच्छा, ये सारी मेजर डेवलपमेंट्स थी, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी रेवोल्यूशनरी जो चेंजिंग आई है, तो उसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया, और इसी तरीके से उसके अंदर जो है उसकी स्पीड में स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, रिजल्ट जो है रिलायबल हुआ, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी। और सबसे बढ़कर ये कि जैसे जैसे इनके साइजेस भी छोटे हुए, रिड्यूस हुए, तो उसके साथ ही जो है क्या हुआ कि कॉस्ट पे भी फर्क पड़ा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है थोड़ा उसका जो कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस होती रही, ठीक है। अब इन सब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को जो है ना हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो भी चेंजिंग हुई, चाहे हार्डवेयर के हवाले से, उसकी स्पीड, उसकी रिलायबिलिटी के, या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी या कॉस्ट के हवाले से जो भी चेंजिंग आती गई ना बेटा, तो इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? चलें भाई, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने कॉपी में कौन से क्वेश्चन आंसर करवाए थे, कुछ याद है? मैंने आपने ना क्वेश्चन नंबर एफ तक आपने करवा दिए थे। जी आपने अच्छा, लिखवाया था। जी भी लिखवा दिया था क्वेश्चन, लेकिन आपने करवाया नहीं था। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रही है स्क्रीन? यस मिस। ये देखें। स्क्रीनशॉट लेना। नहीं, अगर मैं डिक्टेट करूँ तो चलिए, क्वेश्चन सबके लिख अभी, हाँ जल्दी से, ठीक है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सब लिखे हुए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है बेटा? अच्छा, अगर आप लोग 1 मिनट रुके तो फिर मैं आपको इसी के साथ ये इसकी पीडीएफ आप देख लो, फिर हम दोबारा इसी में आते हैं। 1 मिनट आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं ना इसकी पीडीएफ जो है फिर उसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले हम टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, सही है? क्योंकि अगर फर्स्ट मंथली टेस्ट जैसे स्टार्ट होंगे बेटा, तो हमारा ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है ना, इसको जल्दी से कवर करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर मैं फिर आपको करवा देती हूँ, ठीक है। मिस अभी नहीं करवा रही, थोड़ा सा वेट कर लें, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों को तकरीबन ज्यादातर याद है, ठीक है। आर यू एग्री? यस चले, सही है, सही है, शाबाश, थैंक यू बेटा। आप लोग माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हो, और मुझे आप लोगों की क्लास लेते हुए बहुत खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि हमारा ईद के बाद वाला भी लेक्चर जो है मिस हो गया था, तो इस वजह से अब यही इनको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेटा हार्डवेयर के हवाले से जो भी या एडवांसमेंट हुई है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसको हम सेपरेट जनरेशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन में जब कोई नई डिवाइस आती है तो नई नई चेंजिंग आती है,
ठीक है, हर आने वाली डिवाइस पहली डिवाइस से ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, हर जनरेशन के, जैसे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में सेकंड जनरेशन में यूज होने वाली डिवाइसेस की वजह से सेकंड जनरेशन की डिवाइसेस या सेकंड जनरेशन ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा उसमें जो है वर्किंग होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1942 से 1955 तक। ठीक है, अच्छा, अब इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे, सबसे पहले तो यही आ गया, ENIAC कंप्यूटर है, EDVAC और EDSAC। ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन कंप्यूटर ये को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। अब ये मशीन में क्या चीज यूज होती थी वो तो आप लोगों को पता है, वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, किसी को वैक्यूम ट्यूब की शेप याद है? यस, लॉन्ग लाइट बल्ब की तरह होता था। बल्ब की तरह टीचर, बल्ब की तरह होती थी, गोल गोल, और उसके अंदर जी बिल्कुल, हाँ सही, शाबाश। और इसमें कुछ एम्पलीफायर भी यूज होते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो है ना पास करते थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अब वैक्यूम ट्यूब यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, यानी कि उसमें क्या क्या खूबियां थी या क्या क्या खुसूसियात थी, खूबियां तो खुसूसियात क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? वैक्यूम ट्यूब की। ठीक है, उस जमाने के लिहाज से ये कैसे कंप्यूटर थे? फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, शाबाश। अच्छा, इसके साइज कैसा होता था? बहुत छोटा होता था? नो, बिग, वेरी हाँ, वेरी बिगेस्ट कंप्यूटर हुआ करते थे साइज में। अच्छा, लेकिन क्या इसका रिजल्ट बिल्कुल रिलायबल होता था, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट आता था या नहीं? कभी कुछ भी? हाँ जी, कभी में सही आता था, कभी कभी गलत। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए इसमें हीट कम होती थी या ज्यादा? इसको यूज करने से ज्यादा हीट अप हो जाती? सही। बहुत ज्यादा हीट होती। अच्छा, ये पोर्टेबल थी या नॉन पोर्टेबल? पोर्टेबल मतलब ये कि आप आराम से कैरी करके कहीं पे भी लेके चल जाएं। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि ये कंप्यूटर जो है वो सस्ते हुआ करते थे उसमें, उस दौर में? नो मिस, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे। हाँ जी, सही सही सही, शाबाश बच्चों। अच्छा, ये क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? यस मिस। अच्छा, मेरे पास ना बेटा नेम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, मेरे पास आप लोगों के नेम नहीं आ रहे। जैसे कंप्यूटर में हमारे पास नेम आ जाते थे पार्टिसिपेंट्स के, तो वो मुझे शो नहीं हो रहे ना, तो इसलिए मैं आपसे अलग इंडिविजुअली, मुझे अभी आबिया की आवाज आ रही है और 2-3 और स्टूडेंट्स की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सबकी नहीं आ रही हैं। तो अगर सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब सही से बोलेंगे, तो बेटा ज्यादा अच्छे तरीके से क्लास होगी ना, ताकि मुझे अंदाजा रहे, मैं कम से कम आवाज से तो पहचान सकूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चले हम सेकंड जनरेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन सबको क्लियर है? यस मिस। क्योंकि जब हाँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं तो यकीनन वैक्यूम ट्यूब के हवाले से हमारे माइंड में बन गया कि भैया ये तो बहुत ज्यादा जगह घेरता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। सही है? मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। यस मिस। ठीक है, आगे चले आगे हैं बेटा, आगे हम सेकंड जनरेशन पे आ गए हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन में, ठीक है, सेकंड जनरेशन में यहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है? देखें, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, सेकंड जनरेशन कब से इजाद होती है? सॉरी, कब से स्टार्ट होती है? 1956 शाबाश, शाबाश बच्चों। अच्छा, ये बताइए कि वैक्यूम ट्यूब को किस चीज ने रिप्लेस किया था? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में कैसा वर्क करता था? मतलब फास्टर था या स्लो था? फास्टर था।
क्योंकि देखिए ना मैंने सवाल इस तरह से पूछा कि कंप्यूटर जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे उनके मुकाबले में जिस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होते थे वो फास्टर थे या स्लो थे? और ये फास्टर, स्मॉलर भी होते थे। और फिर उसके बाद रिजल्ट कैसा था इसका, रिलायबल था या अनरिलायबल? मोर रिलायबल, शाबाश। अच्छा ये बताइए कि इसमें हीट जो है वो लेस हुई या ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई? लेस हुई। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा साइज इनका छोटा हुआ या बड़ा हुआ, बताइए। छोटा हुआ, स्मॉलर। हाँ, बेटर पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि उस दौर के लिहाज से ये मशीन थोड़ी सस्ती थी या कॉस्टली पड़ती थी? कॉस्टली मशीन। अच्छा शाबाश बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्लियर है? यस। शाबाश बच्चों। अच्छा IBM ही यहाँ पर कंपनी जो है, ये IBM की कंपनी जो है 1401 जो है, और एटलस जो है, ये कंप्यूटर्स के नाम है, ठीक है। अब हम थर्ड जनरेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है? 1965 से 1965 to 1975। शाबाश। अच्छा ये बताइए बेटा, अब हम दोबारा आते हैं, थर्ड जनरेशन की मेजर इन्वेंशन क्या थी? चल नहीं सही बोलो सही से बोलिए बेटा, सही से बोलो। थर्ड जनरेशन की मेजर इन्वेंशन क्या थी? जैसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब था ना, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट में। शाबाश, ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि थर्ड जनरेशन की मेजर इन्वेंशन क्या है? 15 मिनट अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा ये जल्दी से बेटा हम लोग इसको भी करते हैं। अच्छा ये बताइए बेटा कि इससे जो है जो वर्किंग जो थी वो रिड्यूस हुई थी या इंक्रीज हुई थी, यानी जो वर्किंग का टाइम होता था कि कितनी देर रिड्यूस हुई थी। अच्छा ये बताइए, अच्छा साइज कैसे थे? साइज में भी स्मॉलर था। सिमिलर थे। और रिलायबिलिटी में? रिलायबल थे, मोर रिलायबल थे। अच्छा और अच्छा ये बताइए बेटा, ये कंप्यूटर जो है इसमें हीट जो है वो ज्यादा जनरेट होती थी? शाबाश। अच्छा ये पोर्टेबल थे या नहीं थे? पोर्टेबल। अच्छा अब ये सस्ते हो गए हैं या महंगे हो गए? सस्ते हो गए। सही, शाबाश। बस हम आ गए हैं फोर्थ जनरेशन पर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन यानी अब थोड़ी सी गुजरी, अब फिफ्थ जनरेशन शुरू हो गई है। लेकिन फोर्थ जनरेशन में बेटा सबसे पहली चीज ये बताइए कि फोर्थ जनरेशन में हम क्या चीज यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। सही, शाबाश। अच्छा माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को सोचो, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU वेरी नाइस, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अब इसकी क्वालिटी आप लोग खुद बताइए कि ये साइज में कैसे थे? स्मॉल, वेरी साइज में स्मॉलर थे, वेरी स्मॉलर। अच्छा और वर्किंग के लिहाज से रिलायबल थे? वेरी रिलायबल। अच्छा और इसमें हीट होती थी या नहीं होती थी? नहीं, ना होने के बराबर हीट जो है, क्योंकि नीचे देखिए CPU के ऊपर जो है ना एक हीट सिंक लगी हुई होती है और उसमें जो है फैन लगा हुआ होता है, जो इसकी हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है, सही है ना। अच्छा ये आराम से पोर्टेबल, जैसे हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह, तो ये इजीली पोर्टेबल। सही, शाबाश। और ये पिछले तमाम कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत महंगे होते थे या सस्ते होते हैं?
cheapest। सही सही सही। अच्छा, आखिरी फिफ्थ जनरेशन अब स्टार्ट हो चुकी है, समझ लें हम लोग फिफ्थ जनरेशन में दाखिल हो चुके हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा? मतलब आप टच स्क्रीन के जरिए आप यूज कर रहे हैं, हर चीज आपके नजर में। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होता है, आपको फौरन फौरन जो है नेट के थ्रू जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो आज के दौर का कंप्यूटर पहले दौर के मोबाइल में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, मतलब अब आप मोबाइल आपकी कंप्यूटर की भी एक जिम्मेदारी अदा कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये है अब फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर है। क्या बात है भाई, हर वक्त हमारी जेब में रहता है। वाह वाह, क्या बात है। यानी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी तरक्की हो जाएगी। अच्छा चलें, अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। सही है? ओके मिस। यहाँ जरा 1 मिनट में देखूं। हाँ हाँ, स्क्रीन हट गई। स्क्रीन हाँ हट कोई गई बात है। नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ना बेटा, तो इसलिए ये देखिए, सही है क्वेश्चन आंसर। क्योंकि अब कितना मिनट्स रह गए होंगे सर? 10 मिनट रह गए। ओह, अच्छा आप लोग देख लें बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जी तक कर लिया था क्वेश्चन। यहाँ सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मिस। अच्छा, आप पहले ये या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ टीचर 2 मिनट थोड़ा छोटा कर स्क्रीन को। थोड़ा और छोटा कर दूं? ये देखो 1 मिनट, ये देखें 1 मिनट, हम लोग ने यहाँ तक किया था ना? टीचर हमारे एफ तक हुए हैं। अच्छा तो बेटा ये लें एफ तक हुए हुए ना, तो एफ ही आखिरी करवाया था मैंने, अब जी से शुरू होना है आपका। सही है। ठीक है? नहीं बेटा, अभी आप सब्र करें, पहले तमाम जी जी आप ट्रू फॉल्स वगैरह है वो भी कॉपी में करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ताकि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। हमारे तकरीबन काफी लॉस हो चुका है, वरना अब तक ये चैप्टर हो चुका होता बीच में छुट्टी। सही है, शाबाश। अच्छा ये आपको काम करके भी भेजना है ना? बात सुने जी बेटा बोले। टीचर, इसका भी मेरे पास सीधा क्वेश्चन है, उसके आगे नहीं है। आप मुझे जी बेटा, मैं आपको भेज नहीं सकती, जो भी क्लास में काम हो रहा है अभी वही होगा। ठीक है, अभी आप ऑनलाइन क्लास में हैं, इसमें मैं आपको शेयर कर देती हूँ। देखो बेटा, आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ तक कर लिया है, फुल फॉर्म तक है? यस मिस। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर का तमाम स्टूडेंट ये देख लें। अच्छा ये लास्ट वाला मत कीजिएगा, ठीक है? ये एक्टिविटी जो है ये आपकी बुक में है, ठीक है? ये मत कीजिएगा, आप सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर तक के कीजिएगा। हो टीचर, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया। सही है बेटा, ये पूरा चैप्टर आपका ना ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि लॉकडाउन के बाद जैसे स्कूल खुलते हैं ना, ये जो भी हमारी सेटिंग होती है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, चैप्टर मैंने पूरा खाएगा 2 मिनट। जी बेटा। अच्छा एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था डी तक के हुआ है, तो बेटा वो भी ले लें, ताकि जो काम है वो उनका कंप्लीट हो जाए। चैप्टर मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, और क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं कितना टाइम है, तो मैं आगे का ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, आप तमाम स्टूडेंट जितने भी मौजूद हैं उन सबका काम हो गया है? सही, शाबाश। मुझे स्क्रीन को नीचे कर दी, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। कौन से क्वेश्चन का बेटा? चूज द बेस्ट का। ठीक है, ये लीजिए, ये लें, ठीक है? यस सही, मिस। ओके बच्चों। अच्छा आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन? सब क्लियर है बेटा? सब बोले ना, एक ही स्टूडेंट बोल रही है, बाकी कहाँ है? यस मिस हो गया। अच्छा ठीक है,
चलिए भाई सही, ठीक है, तो काम कंप्लीट कर लीजिएगा और चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। अगर मंथली टेस्ट होते हैं तो उसके हवाले से आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सही है, कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्लास में अभी कितना टाइम है सर, आप बता सकते हैं? जी जी, हमारी क्लास में 7 मिनट्स है मिस। आप 2-3 हाँ मिनट में तो बस फारिग कर दें इन बच्चों को, ताकि ये जरा पानी वानी पीकर आ जाए अपना। ठीक है, मैं ऑफ करती हूँ क्लास बेटा। सही है बच्चों, ओके टीचर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बच्चों। सही है, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम। Today we will discuss our new chapter, Life and Living Things. अस्सलाम वालेकुम टीचर। Walaikum assalam. So open your page number 16. Chapter name is Life and Living Things. Okay, the things. Walaikum assalam. The things in these pictures may look very different from each other. अच्छा बेटा, स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर्स शो की गई हैं, ये बज़ाहिर देखने में क्या है, डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से, ठीक है, बट दे ऑल हैव वन सिग्निफिकेंट थिंग इन कॉमन। लेकिन इनमें एक चीज जो है कॉमन है, वो क्या है? दे आर ऑल अलाइव। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा हैं, ठीक है बेटा। बज़ाहिर अगर हम कैट को देखें या प्लांट्स को देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे ऑल हैव वन सिग्निफिकेंट थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल अलाइव। लेकिन एक जो फीचर इनमें कॉमन है वो क्या है कि सब जो है लिविंग थिंग्स जानदार हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड बिकॉज दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लिविंग थिंग्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दीज आर लिविंग थिंग्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? दे ऑल कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेसिकली कि इन सब का जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस इनमें हो रहे हैं वो क्या है? सेम है, ठीक है। ये आगे मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे। अब ये जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस का जो फंक्शन है, थोड़ा प्रोसीजर है, वो अलग है, लेकिन प्रोसेसेस सब में सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट मूव्स वेरी क्विकली व्हेन इट चेज अ माउस। अब अगर हम कैट पे गौर करें, ठीक है, कैट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम कैट्स पे अगर हम गौर करें, उसकी भागने की स्पीड पे देखें, ठीक है, जब कैट रन कर रही होती है, भाग रही होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो माउस को चेज कर रही हो, ठीक है, किसी माउस का पीछा कर रही हो, ठीक है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। लेकिन अगर हम एक प्लांट की बात करें, प्लांट की मूवमेंट की बात करें, तो प्लांट जब ग्रो हो रहा होता है, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उसकी जो स्पीड है मूवमेंट की वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती। अमूमन जो है, जो प्लांट्स जो है वो टुवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट की तरफ जो है उनका ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन होता है। तो है दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इनके प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है, थोड़ा उनमें जो मैकेनिज्म है, थोड़ा प्रोसीजर जो है ग्रोथ का, वो डिफरेंट है। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यकीनन वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ के बारे में और लिविंग थिंग्स के बारे में रिलेटेड टू एनिमल्स, प्लांट्स और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बायोलॉजिस्ट अभी भी जो है फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाउ दे बिहेव, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, हमने ये पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है? दे आर ऑल अलाइव, सब जिंदा हैं। अब उसमें जो है उनके जो कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। अब वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? सो देयर आर 7 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ प्रोसेसेस। अब वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वो 7 लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज
फीड। फीड। अब यहाँ फीड के क्या मीनिंग है, ठीक है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो। अब कोई भी क्या हो, एनिमल हो, ठीक है, यकीनन उसको जो है उसको अपना फूड चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, एनर्जी हासिल करे, ताकि वो ग्रो हो सके। ठीक है, हम अगर अपनी बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो। ठीक है, ग्रोथ के लिए, किसी भी काम के लिए, बॉडी की कोई भी फंक्शन के लिए फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, दैट इज फीड। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स कि उनका जो है वे ऑफ फीडिंग अलग है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन हम अगर एनिमल्स की बात करें, हम अपनी बात खुद करें ह्यूमंस की, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, हमें मीट चाहिए होता है, तो हम ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट जो है बेटा इंडिपेंडेंट है, उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स तो चाहिए, लेकिन वो अपना फूड जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ प्रोसेस का जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, फीडिंग। ठीक है, सेकंड हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रो। अब ग्रो भी जो है, ग्रोथ का प्रोसेस भी जो है हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है। ठीक है, अब एनिमल्स की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एनिमल्स जो है बेटा एक सर्टेन हाइट तक, एक सर्टेन मतलब एक हाइट तक वो ग्रो होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी ग्रोथ होती जा रही है, नहीं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो उनकी भी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स की लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स की बात की जाए, ह्यूमंस की बात की जाए, किसी भी एनिमल्स की बात की जाए, तो उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ हो रही होती है। तो ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स हर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉमन है। फीडिंग, फीडिंग के बाद ग्रो हो गया, ग्रोथ मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मैकेनिज्म मौजूद है। थर्ड क्या है बेटा, एक्सक्रीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन के प्लांट्स भी बेटा वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस भी क्या करते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ही स्टे करके रहेगा तो यकीनन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको एक्सक्रीट होना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, सिंपली नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस अगर हम हर ऑर्गेनिजम्स में और करें तो यकीनन ये तीन प्रोसेस हर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सक्रीशन के बाद मूव। ठीक है, मूवमेंट। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, एनिमल मूव्स बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स। कुछ एनिमल्स जो है बेटा वो अपने लेग्स यूज करके मूव करते हैं, हम ह्यूमंस भी लेग्स यूज करके मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, वो अपनी विंग्स यूज करके जो है मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम फिशेस की बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, वो ऑर्गेनिजम्स जो अंडर वाटर रहते हैं, फिशेस हो गई, वो अपनी फिन्स के जरिए मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फिन्स क्या हो गए, जो उनके पंख होते हैं जिसके जरिए फिशेस जो है मूव करती हैं। अब प्लांट्स भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही होती है टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, ये क्या है, ये भी उनकी मूवमेंट में आ जाएगा। तो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, ऑर्गन्स डिफरेंट है मूवमेंट के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स में जो है ऑर्गन्स वेरी करते हैं, डिफरेंट है मूवमेंट के लिए, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा होता है। तो ये चारों फीचर्स जो हैं हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्ड का बेटा। अब रिस्पॉन्ड क्या है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स।
आईज हो गई, नोज हो गई, ईयर्स हो गई, ठीक है, टच का हो गया। अब ये सारे क्या है बेटा, सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इसके जरिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं चीजों को, देख के रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सुन रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है उसको देख के आप सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टच के जरिए भी बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ पे कोई गर्म चीज गिर जाए, आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, आप अपना हाथ फौरन दूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड के जो फीचर है, रिस्पॉन्ड का जो करेक्टर है, ये भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। Plants do not have sense organs but can still react by growing towards things such as light and water. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, इवन अल्लाह ताला ने इन्हें कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं दिए हैं जैसे हमें दिए हैं, ठीक है। हमें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाए, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स दिए, लेकिन प्लांट्स में ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। लेकिन फिर भी प्लांट जो है रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं? लाइट्स की तरफ ग्रो करके, ठीक है, वाटर की तरफ अपनी रूट्स को मूव करके, ठीक है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर एंड लाइट इस तरीके से मूव करके, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब कहीं पे बेटा अगर वाटर होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी रूट्स को उस वाटर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। आप ये नोट करिएगा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स लाइट, मतलब सनलाइट का जो डायरेक्शन होगा उस तरफ जो है प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इवन वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है 6, वो क्या है, रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन है, वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो। हम प्लांट्स का सीड क्या करते हैं, सो कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो जर्मिनेट होता है, ठीक है, वो न्यू प्लांट बन जाता है, फिर वो ट्री बन जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट्स में भी मौजूद है, ह्यूमंस में भी मौजूद है, एनिमल्स में भी मौजूद है। और ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ डेथ होती रहेगी ऑर्गेनिज्म की तो ये रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। क्या होगा, दुनिया से ऑर्गेनिज्म स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वरना क्या होगा, दुनिया अगर सिर्फ डेथ होती रहेगी तो क्या होगी, दुनिया से सारी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स ही खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद लास्ट कौन सा इम्पोर्टेंट फीचर है, रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन की बेटा पहले डेफिनेशन समझ लें कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन बेटा क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, कोई भी हमने फूड खाया इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ मीट, ठीक है। अब उस फूड की ब्रेक डाउन बहुत जरूरी है। अगर वो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकेगी, ठीक है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, आपकी उस फूड की डाइजेशन जो है आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माउथ में भी ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है, फिर वो आपके स्टमक में जाता है, देन इंटेस्टाइन में। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब जब ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो आपका फूड जो है बेटा वो बर्न होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के जरिए वो फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके नतीजे में उस फूड से हमें एनर्जी हासिल होती है। अब ये जो एनर्जी हासिल हो रही है, ये एनर्जी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी क्यों चाहिए, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू इनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। अब लिविंग थिंग्स को एनर्जी क्यों चाहिए, हमें ग्रो होना है, ठीक है। आपकी हाइट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही होती है, आप मूव कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो हर काम के लिए, कोई भी काम हो,
आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इवन आप मूव कर रहे हैं, कोई भी आप बॉडी का प्रोसेस कर रहे हैं, तो हर प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो आप ये काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अब ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी हमें रेस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए मिल रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यस मिस। यस मिस। यस मिस। ये 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि हर ऑर्गेनिजम्स में क्या है बेटा? कॉमन है और बहुत नेसेसरी भी हैं। इसमें से अगर हम कोई एक प्रोसेस भी स्किप कर दें तो आप प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ नहीं चल सकेगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? सेल्स हैं। सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, पेज नंबर 19, ओपन योर पेज नंबर 19, सेल्स। अब व्हाट आर सेल्स? सेल्स हैं क्या? सिंपली हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था। सेल्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ की स्टार्टिंग इब्तिदाई वो किससे होती है? सेल्स से होती है। सबसे पहले एक सेल की फॉर्मेशन ही होती है, देन फिर वो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, देन फिर ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, फिर इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा होता है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सेल्स से हो रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सेल्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल्स क्या हैं? बेसिक यूनिट है लाइफ के। अब ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग थिंग्स बेटा सेल्स से बन रहा होता है। कोई एक सेल से बन रहा है, कोई मोर देन वन सेल से बन रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा कोई भी चीज आपको समझनी हो तो आप उसके नेम से समझ सकते हैं। यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनी के मीनिंग होते हैं वन के, सिंगल, जबकि मल्टी सेलुलर के मीनिंग होते हैं मैनी, मोर देन वन। ठीक है, हम कहते हैं ना मल्टी कलर का ड्रेस है, तो इट मीन्स मतलब बहुत सारे उसमें कलर्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल्स इसमें शामिल हैं, तब वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म दैट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल से बन रहे होते हैं, जब भी हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि सेल का साइज बहुत ही माइन्यूट होता है। ठीक है, आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। आप वायरसेस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप बैक्टीरिया को, वायरसेस को बिल्कुल भी अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। वो सिर्फ एक सेल से बन रहे हैं, इसी वजह से हम इनको अपनी आईज से देख ही नहीं सकते। जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बन रहे होते हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। वो कौन कौन से हो गए? एनिमल्स हो गए। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनको आप देख सकते हैं? एनिमल्स के अलावा और कौन कौन से? प्लांट्स हो गए। वेरी गुड, प्लांट्स हो गए। और हम क्या हैं? हम यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? हम, वेरी गुड, हम भी मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, सिंपल सा, जिसको आप देख सकें। क्यों देख सक रहे हैं आप उसको? क्योंकि यकीनन वो मोर देन वन सेल से मिलके बन रहे हैं, इसी वजह से वो विजिबल है। अगर वो एक सेल से मिलके बनता तो आप उसको नहीं देख सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बन रहा है। अब उसको आप कैसे देखेंगे? उसको आप कैसे देख सकते हैं बेटा? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा आपको जो है एग्जाम्पल्स जो है डायग्राम में शो की गई हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस हैं एक साइड पे, जबकि सेकंड साइड पे हमने शो किए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास ह्यूमंस बीइंग्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स पर जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते। तो यकीनन हम उसको कैसे देखेंगे? हम उसको देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, जो एक सेल से बन रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दिस मीन्स दे आर वेरी टाइनी एंड कैन बी ओनली बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। और उसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं।
When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see. ठीक है, जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप करता क्या है, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो मैग्नीफाई नहीं करेगा तो फिर माइक्रोस्कोप का तो पर्पस ही खत्म। माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत ही इसका साइज बहुत ही टाइनी है, माइन्यूट है, उसको मैग्नीफाई करके दिखाए, उसको कई टाइम्स जो है लार्जर करके दिखाए उसके एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आसानी से देख सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो हम यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी लैब्स में भी यूज करते हैं, वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, वो है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो हम आम तौर से इजिली अवेलेबल होता है हमारे पास, वो कौन सा है बेटा, वो है लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप, हम इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप क्यों रखा गया है, ठीक है, बिकॉज इट यूजेस लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट को यूज करता है ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने के लिए। जो इसकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, लाइट है जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है। वो सनलाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, मतलब वो लाइट जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है उसको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। बाज माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है बेटा, अलग से जो है उनकी लाइट होती है, ठीक है, इल्यूमिनेटर लगा हुआ होता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक सिंपल मिरर लगा हुआ होता है ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और ऑब्जेक्ट की तरफ भेजे। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में उसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि वो सराउंडिंग्स की लाइट को जो अवेलेबल होती है, वो सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, तो उसको यूज करके ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है। अब बेटा लाइट माइक्रोस्कोप के बेटा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन करके इस पार्ट को स्टडी करते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेटा स्लाइड। एक स्लाइड होती है जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, कोई बैक्टीरिया वहां पे रख दिया गया, कोई वायरस वहां पे रख दिया गया उस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, स्लाइड जो होती है वो ग्लास की होती है, एकदम ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ताकि उसमें से लाइट पास हो सके इजी से। अब क्या होता है, जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्लाइड पे रख दिया जाता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटी सी कवर स्लिप लगा दी जाती है ताकि वो ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव ना कर सके। ठीक है, एक बार आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो गई, फिर उस स्लाइड को आप कहाँ रख देते हैं, स्टेज पे रख देते हैं। ठीक है बेटा, आपको लेबल हुआ हुआ दिख रहा होगा डायग्राम में स्टेज। स्टेज क्या होता है, एक फ्लैट सी सरफेस होती है जिधर आप अपनी स्लाइड जो है वो रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा, स्टेज पे आप क्या करते हैं, अपनी जो स्लाइड होती है वो रख देते हैं। अब क्योंकि वो स्लाइड बेटा इधर उधर मूव कर सकती है, तो स्लाइड को जो है बेटा क्या करते हैं, उसको कैप्चर किया, मतलब उसको होल्ड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेज क्लिप्स। अब उस स्टेज के बराबर में बेटा स्टेज क्लिप्स भी मौजूद होती हैं। अब स्टेज क्लिप्स क्या करती हैं बेटा, उसको जो है उस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को जो है होल्ड कर लेती हैं, कि हो सकता है कि आपका अगर हाथ लग जाए गलती से, उस स्लाइड जो है मूव कर जाए, तो वो क्या करती हैं बेटा, वो जो स्लाइड्स हैं वो उसको होल्ड करके रख लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, वो क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम जो है बेटा स्टेज के नीचे होता है। अब इस डायफ्राम की मदद से हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सराउंडिंग्स में, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ पे लाइट इतनी अच्छी मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस डायफ्राम को टोटली ओपन कर देंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें पास हो सके, उस होल में से पास हो सके। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ पे बेटा क्या है, जहाँ पे लाइट जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, लाइट बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, वहां पे ऐसा कोई अंधेरा नहीं हो रहा, तो आप उस डायफ्राम को कम भी खोल सकते हैं ताकि कम लाइट जाए। तो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसी आपकी नीड है, आप डायफ्राम को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप गौर करें बेटा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद हैं, स्टेज के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद होती हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज का फंक्शन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या करती हैं कि मैग्नीफाई करके दिखाती हैं। इसमें लेंसेज मौजूद होती हैं, डिफरेंट मैग्निफिकेशन की लेंसेज मौजूद होती हैं। ये क्या करती हैं, ये उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे टॉप पे बेटा आई पीस लेंस मौजूद होता है। ये आई पीस लेंस भी, इसमें भी
क्या होती हैं, लेंसेज मौजूद होती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस मिलके क्या करती हैं, बहुत ही अच्छा जो है इमेज दिखा रही होती हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का, जो आपके स्टेज पे मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे बेटा साइड में 2 नॉब्स मौजूद होते हैं, एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और एक होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। अब ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या करता है, स्टेज कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या करेगा बेटा, ये स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के डिस्टेंस को कम और ज्यादा करता है। ठीक है, अगर आप ये स्टेज बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब ले जाना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को रोटेट करेंगे तो ये स्टेज अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, एक बार कोर्स एडजस्टमेंट नॉब सेट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब पे। फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या करता है बेटा, बड़ा वाला जो है बेटा कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है और छोटा वाला जो है फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या करता है, उस पिक्चर को जो है, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको बहुत ही क्लियर इमेज, शार्प इमेज करके दिखा रहा होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के। इसमें से बेटा अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए मुझसे। अगर इसमें से कोई पार्ट आप लोगों को बेटा समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये तो माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा, हमने ऑब्जेक्टिव लेंसेज की बात की थी। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज आमतौर से होती हैं, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज एक माइक्रोस्कोप में लगी हुई होती हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगाने का मकसद क्या है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम हाई मैग्निफिकेशन की ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे 40x की ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का साइज जो है इतना छोटा नहीं है तो हम यहाँ पे 10x की भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, आप जितनी हाई मैग्निफिकेशन पावर की ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे वो उस ऑर्गेनिज्म को उतना ही मैग्नीफाई करके, उतना ही बड़ा करके दिखाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज बेटा हमारे पास आम तौर से 4 मैग्निफिकेशन पावर की आती हैं। एक आती है 5x की, एक आती है 10x की, एक 20x की और एक 40x की। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमारे पास होती हैं, जबकि आई पीस लेंस आमतौर से सिर्फ 10x की होती है। ठीक है, हम जो आमतौर से यूज करते हैं वो 10x की आ रही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज चार मैग्निफिकेशन पावर की होती हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सी यूज कर रहे हैं, जबकि आई पीस लेंस बेटा सिर्फ होती है वो 10x की। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है, इफ द आई पीस मैग्निफिकेशन इज 10x and the objective lens magnification is 20x, the total magnification is, अगर हम आई पीस यूज कर रहे हैं बेटा माइक्रोस्कोप में 10x की और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो 20x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आएगी, 30। आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, आई पीस की मैग्निफिकेशन को और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास उसकी टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई पीस की मैग्निफिकेशन क्या है, 10x है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या है, 20x है। तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 200 टाइम्स। मतलब जो आपको इमेज दिखेगा वो 200 टाइम्स लार्जर होगा उसके एक्चुअल साइज से। मतलब माइक्रोस्कोप आपको एक ऑब्जेक्ट इतना लार्ज करके दिखा सकता है, इतना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का पर्पस ही यही है, हम क्यों यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप, ताकि उस ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई करके दिखा सके। इतना समझ में आया बेटा आपको, सबको आया इतना समझ में? यस मिस। यस मिस। ठीक है, अच्छा बेटा, तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के हवाले से। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो एनिमल एंड प्लांट सेल का है। ठीक है, सेल्स का ही टॉपिक चल रहा है तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है बेटा, एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक साइड पे जो है एनिमल सेल दिखाया गया है, दूसरे साइड पे आपको क्या दिखाया गया है, प्लांट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों सेल्स को कंपेयर करने का मकसद क्या है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो दोनों में जो चीज कॉमन है, जो ऑर्गेनल कॉमन है, वो क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। अगर आप डायग्राम में देखें तो एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद है।
ठीक है, तो पहली चीज दोनों में कॉमन क्या हो गई, न्यूक्लियस, मतलब एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद है। अब न्यूक्लियस का पर्पस क्या है, साथ साथ हम इसका फंक्शन भी पढ़ते रहते हैं, हर ऑर्गेनल का फंक्शन। अब अगर हम न्यूक्लियस का फंक्शन देखें तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बेटा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस, the nucleus contains the information which control everything that goes on in the cell। क्योंकि बेटा वो न्यूक्लियस ही है जो हर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है जो आपके सेल के अंदर हो रही होती है। इसी वजह से हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का मतलब एक कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑर्गेनल या सेकंड जो चीज कॉमन है वो क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी मौजूद है और साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो एनिमल सेल में भी मौजूद है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग मैटर है। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक फ्लूइड नेचर का होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी उस साइटोप्लाज्म में मौजूद है। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक, वाटर लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जो कि पूरे सेल के अंदर इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी मौजूद है और प्लांट सेल में भी मौजूद है। अब इस साइटोप्लाज्म को सराउंड की हुई होती है एक मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, देख के बताइए बेटा क्या नाम है उसका, सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, जैसे हमारी जो हमारे पास स्किन मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा सेल के साइटोप्लाज्म को, मतलब पूरे सेल को सराउंड की हुई होती है, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन एक थिन स्किन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे सेल के आउटसाइड मौजूद होता है। अब क्योंकि ये पूरे सेल को सराउंड किया हुआ है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स यस मौजूद हैं, मुनीबा, 15 मिनट रह गए। जी जी सर, अच्छा, तो इस सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो न्यूक्लियस है तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस सारे कंटेंट्स को बाहर निकलने से रोकेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम एक तरीके से सारे कंटेंट्स को अंदर ही रखने का होता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, एज अ बैरियर काम कर रही है, बिल्कुल ऐसी सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है बेटा, सारे कंटेंट्स को जो है उसके अंदर ही मौजूद रखती है, उसको स्केप होने से बचाती है। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स तो ऐसे हैं, तीन कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा तीन और ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद नहीं है, किसी एक में मौजूद है। पहला क्या है बेटा, सेल वॉल। अब सेल वॉल सिर्फ बेटा अगर हम गौर करें तो वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो सेल वॉल सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल होती कहाँ है, सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होता है। अब सेल मेम्ब्रेन तो थिन होती है, बारीक होती है, लेकिन सेल वॉल क्या होती है बेटा, हार्ड होती है, फिर्म होती है, मजबूत होती है। इसका इसका फंक्शन भी क्या है, क्योंकि ये फिर्म है, रिजिड है, मजबूत है, हार्ड है, इस वजह से ये क्या करती है, इट हेल्प्स द प्लांट सेल कीप इट्स शेप। ये सेल वॉल क्या करेगी, ये प्लांट सेल को अपने ही शेप में जो है बरकरार रखेगी, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका शेप जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। इसके बाद जो सेकंड फीचर जो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो हैं सेल में मौजूद हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। आप क्लोरोफिल का नाम सुनते रहते हैं। अब क्लोरोफिल बहुत अच्छा बेटा, तो मैं ये कह रही थी क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है और इस प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल।
अब ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को जो है कैप्चर करता है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को जो है कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद फिर वो कन्वर्ट करता है। बेटा इंटरनेट का इशू हो सकता है। बाकी स्टूडेंट्स को कैसी आ रही है बेटा आवाज? बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टरबेंस हो रही है? बेटा रमन हो सकता है नेट का इशू हो, आप हैंड फ्री वगैरह अपना चेंज करके देखिए। ठीक है बेटा। अच्छा, तो क्लोरोफिल जो है बेटा एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी में। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर जो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है वो क्या है, वैक्यूल। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ बेटा वैक्यूल। वैक्यूल पूरा सेंट्रल पार्ट है। ठीक है बेटा, वैक्यूल क्या है बेटा, वैक्यूल क्या है बेटा, एक लार्ज स्पेस होता है जो कि सेल के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक लार्ज स्पेस है जो कि सेल के मिड में प्रेजेंट होता है। और इस वैक्यूल का फंक्शन क्या है बेटा, स्टोरेज का है। कोई भी वाटर लाइक सब्सटेंस या कोई भी फूड जो स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेटा प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, जिसमें बेटा आप हैंड फ्री चेंज करके देखिए। बाकी बच्चों को तो सही आ रही है आवाज। ठीक है, हैंड फ्री चेंज करो बेटा। अच्छा बेटा, तो 3 चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, और 3 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। सबको सब समझ में आ गया? यस मिस। अच्छा बेटा, कोई मुझे ये बताएगा कि वो कौन से 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है? फीड, जी वेरी गुड। ग्रो, जी ग्रोथ, और मिस मुनीबा एक 5 मिनट बाद रैप अप कर दीजिएगा, यानी कि 11:40 ठीक पे है कर सर। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। जी बेटा, फीड, ग्रो, एक्सक्रीशन, मूव, वेरी गुड, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड, ठीक है, सर, रिप्रोड्यूस, ठीक है। लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा है? रेस्पायरेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल किन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? किन 2 कैटेगरीज में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। Yes, very good. And what are the difference between unicellular and multicellular organism? यूनिसेल्युलर जो होता है 1 सेल से बनता है, बहुत छोटा Yes. होता है, और मल्टीसेल्युलर मोर देन बहुत सारी सेल से बनकर एक सेल बनता है। Okay, give one example of both of them. जैसे ह्यूमन बीइंग वो मल्टीसेल्युलर कहलाएगा, Yes. प्लांट वगैरह, और यूनिसेल्युलर 1 सेल का कोई भी वायरस, Unicellular में हमारे पास जी वेरी गुड, वायरसेस। जब भी हम वायरसेस को, बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते और वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमारे पास आई पीस मैग्निफिकेशन 10 है, ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो 20x मैग्निफिकेशन की कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। बेटा क्लास बस वाइंड अप होने वाली है, तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर हमारे पास आई पीस मैग्निफिकेशन 200, जी 200 टाइम्स, मतलब वो जो हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे वो 200 टाइम्स लार्जर होगा उसके एक्चुअल साइज से।
ठीक है, तो डिफरेंट मैग्निफिकेशन लेंसेज आती हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज की, कि हम उसको डिफरेंट लेंसेज यूज करके अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम उसको देख सकें, चेंज कर सकें। सर आपकी ठीक है आवाज बेटा, कट कट के आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को तो सही आ रही है, स्टार्टिंग में तो आपको सही आ रही थी। सर आपकी आवाज अब सही आ रही है, आपकी आवाज। चलो ठीक है, बस बेटा फिर क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हैं, इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो अच्छा, आप लोग क्लास लीव नहीं करिएगा। ठीक है, और कोई क्लास है आप लोगों की? नो मिस। लास्ट क्लास है? जी मिस। यस मिस। चलें ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मिस अब क्लास लीव करते हैं। जी मिस जी बेटा मुनीबा कर दीजिए। लीव जी कर सर। दें, चलें। ओके जी ठीक एवरीबॉडी, है कल सर। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय।